प्यारे छात्र एवं छात्राओं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विज्ञान को सरल बनाने की श्रेणी में हम अपना अगला वीडियो 6वें नंबर का प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम SI पद्धति के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। इसके पूर्व हम मापन की आवश्यकता ये पढ़ चुके हैं और मापन विज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण है, ये भी हम जान चुके हैं। आज हम मापन की पद्धतियों के बारे में कुछ अध्ययन करना चाहेंगे। मापन के लिए अभी तक प्रचलित जो महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं वो है MKS अर्थात मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। दूसरी एक प्रचलित प्रणाली है CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। तीसरी ब्रिटिश प्रणाली अंग्रेज़ों के ज़माने की, जिसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। और चौथी आज सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली या महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत आज की प्रणाली, जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो मात्रकों को हम इन प्रणालियों में मूल रूप से जो बहुत महत्वपूर्ण मूल मात्रक हैं, मात्रा, लंबाई और समय के नाम पर इनको रखा गया है। जैसे इसमें मात्रा को किलोग्राम से नापते हैं, किलोग्राम। लंबाई को मीटर से नापते हैं, जिसका संकेत m होता है, और समय को सेकंड से नापते हैं, जिसका सेकंड s, इसका संकेत m यानी मीटर, किलोग्राम का kg। CGS पद्धति यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, लंबाई के लिए इसमें आता है सेंटीमीटर स्मॉल c स्मॉल m। G यानी मात्रा के लिए आता है ग्राम, और समय के लिए वही सेकंड। इसी तरीके से APS पद्धति में मात्रा के लिए आता है पाउंड, POUND पाउंड, और लंबाई नापने के लिए फुट, समय वही सेकंड में मापा जाता है S। और SI पद्धति वैसे MKS पद्धति ही है, किंतु कुछ फेरबदल के साथ और अपनी विशेषताओं के साथ। SI पद्धति में भी जब हम द्रव्यमान का मापन करते हैं तो वह किलोग्राम में ही होता है, और लंबाई का मीटर में ही, और समय का सेकंड में। इस प्रकार प्रचलित पद्धतियों में 3 मूल राशियां हमारी मात्रा, लंबाई और समय क्रमशः इन मात्रकों से मापी जाती है। लेकिन वर्तमान में पूरी दुनिया हमारी SI पद्धति का इस्तेमाल कर रही है। उसका कारण पहले चर्चा हो चुकी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य मापक स्टैंडर्ड होते और हमारी एक सी समझ विकसित करते हैं। ठीक है, एक सी समझ पूरी दुनिया की अगर होगी एजुकेशन के मामले में, तो हमें अपनी बात आसानी से समझ में आएगी और हम दूसरे की बात को भी समझ पाएंगे। इसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है, इसलिए हम SI पद्धति को अपनाते हैं। SI पद्धति अब भारत में भी बहुत ज़माने से प्रचलित है। अब इस पद्धति की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उन पर थोड़ा सा चर्चा जरूरी है। इनकी मुख्य विशेषताएं ये हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी है, किसी एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक, एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक होता है। मान लीजिए MKS पद्धति में ऐसा नहीं होता था। MKS और SI पद्धतियाँ देखने में एक सी लगती हैं, क्योंकि इसमें भी किलोग्राम मीटर सेकंड, इसमें भी मीटर किलोग्राम सेकंड, तो ये तो देखने में तो एक सा लगती है, लेकिन इसका मूल अंतर यही है। MKS पद्धति में कभी कभी
एक ही भौतिक राशि जैसे ऊर्जा के भिन्न भिन्न मात्रक हो सकते थे, जैसे ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। तो एमकेएस पद्धति में यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक होता था जूल, ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक होता था कैलोरी, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता था किलोवाट घंटा, जो कि व्यवहारिक मात्रक है, आज भी इसका यूज हो रहा है। तो एक ही भौतिक राशि अर्थात ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूपों के भिन्न भिन्न मात्रक मिलते हैं कौन सी पद्धति में? एमकेएस में। जबकि एसआई पद्धति में ऊर्जा कोई भी हो उसका मात्रक हमेशा जूल ही होता है। इस प्रकार एसआई पद्धति की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। इसके पश्चात दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है, यह एक संबद्ध प्रणाली है। संबद्ध प्रणाली है, इसको कोहेरेंट बोलते हैं। कोहेरेंट सिस्टम, संबद्ध प्रणाली। संबद्ध प्रणाली का मतलब होता है, इसकी चर्चा भी पहले हो चुकी है, कि कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि या कोई भी भौतिक राशि केवल 7 मूल भौतिक राशियों और 2 पूरक मूल राशियों से मिलकर ही निर्मित होती है। अतः सरलता से किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक भी हम मूल भौतिक राशियों के मात्रकों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हम यदि केवल 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक कन्फर्म कर लें या समझ लें या उनको याद कर लें, तो बाकी दुनिया भर के जितनी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनका मात्रक हम आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक आपस में रिलेटेड हैं, संबद्ध हैं। इसलिए दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक संबद्ध प्रणाली है जिसमें व्युत्पन्न भौतिक राशियों का मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, जिसका अध्ययन अभी आगे जारी रहेगा। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य प्रणाली। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य प्रणाली होने का मतलब है कि यह स्टैंडर्ड प्रणाली है जिसको पूरी दुनिया अपना रही है, जिसकी चर्चा भी पहले हो चुकी है। जैसे हमने कहा था, भारत एक मात्र देश है, लेकिन इसके अलावा बहुत से देश हैं, है ना। तो दुनिया में जितने भी देश हैं वो एक साथ खेल खेलते हैं, एक साथ एजुकेशन लेते हैं, लेकिन सबकी भाषा वैज्ञानिक तौर पर एक सी है। वैज्ञानिक तौर पर मतलब सबके लिए मात्रक एक से हैं, सबके लिए जो साइंटिफिक नेम हैं वो एक से हैं, है ना। तो वैज्ञानिक पद्धति में नाम भी रखे गए हैं बहुत सी चीज़ों के, वो पूरी दुनिया में एक से चलते हैं। इसलिए बहुत सुंदर प्रणाली बन जाती है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है वो ये कि इसके मापन में आसानी होती है। मापन में आसान, पूर्व लग्नों के द्वारा, पूर्व लग्नों के द्वारा, है ना। यह पूर्व लग्नों के द्वारा आसान बनाई जाने वाली एक प्रणाली है। इसमें एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है, इसकी चर्चा हो चुकी है। लेकिन हमने मात्रकों की विशेषताओं में एक बात पढ़ी थी कि एक ही भौतिक राशि के भिन्न भिन्न आकार के मात्रक होने चाहिए, क्योंकि व्यवहार में भिन्न भिन्न स्थानों पर हमें भिन्न भिन्न मात्रकों की आवश्यकता पड़ सकती है ना। जैसे लंबाई नापने के लिए 2 शहरों के बीच की दूरी मापना किलोमीटर से ज़्यादा बेहतर होता है ना। इसी प्रकार किसी रेखागणित के अध्ययन में
अगर किसी रेखाखंड की लंबाई का मापन करना है तो शायद सेंटीमीटर में बेहतर होता है, उसको किलोमीटर या मीटर में नहीं मापा जा सकता। इसी प्रकार बहुत सी ऐसी हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं जिसमें हम एक ही भौतिक राशि के बड़े मात्रक भी और छोटे मात्रक भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पुराने समय में एक ही भौतिक राशि के जो भिन्न भिन्न आकार के मात्रक होते थे उनके नाम भी भिन्न भिन्न होते थे, साथ में उनको एक दूसरे में बदलना कठिन होता था क्योंकि उनमें समरूपता नहीं होती थी, है ना। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सिस्टम बना, जैसा कि हमने कहा था गणितिक भाषा है। यहाँ पर भी वही काम, जैसे हमने पढ़ा उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग व प्रत्यय, इसी को प्रीफिक्स या सफिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को अगर हम कहें तो पूर्व लग्न और अनुलग्न भी कहा जाता है। इस प्रकार एसआई पद्धति ने इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए, चूँकि किसी भी भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है एसआई सिस्टम में, तो उस एसआई मात्रक को अगर हम अनुलग्न के रूप में इस्तेमाल करें और उसे छोटा और बड़ा करने के लिए कुछ पूर्व लग्न का इस्तेमाल करें तो हमारा एक ही भौतिक राशि का बड़ा मात्रक भी बन सकता है और छोटा। इस बात का यहाँ ध्यान रखा गया है। इस पे हम चर्चा करके देखते हैं कि हमारे एसआई सिस्टम में कुछ बड़े पूर्व लग्न हैं जो किसी एक ही मात्रक के आगे लगा देने से उसका आकार बढ़ जाता है, और कुछ छोटे पूर्व लग्न हैं जिन्हें किसी भौतिक राशि के मात्रक के आगे लगा देने पर उसका आकार घट जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इस बात को ध्यान रखना है और इन सारणी को अपने प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमें मालूम करना है बड़े पूर्व लग्न, कौन से पूर्व लग्न बड़े हैं ये हम ध्यान देने वाले हैं। यहाँ पर एक टेबल में 3 चीज़ें हमें जानकारी मिली है। बड़े पूर्व लग्न का नाम मिल रहा है, उसका हिंदी और अंग्रेजी में नाम मिल रहा है, परिमाण 10 की घात के रूप में मिल रहा है और उसके कुछ प्रतीक मिले हैं। ज़रा पहले समझने का प्रयास करें, इसको रटने पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम भरोसा करते थोड़ा समझने पर, और आप भी भरोसा करें समझने पर, रटने पर नहीं। रटने और अभ्यास में अंतर है। जब कोई छात्र बिना समझे, बिना अपने मस्तिष्क में उसको लिए और किसी भी चीज़ को बार बार पढ़कर रटने का अभ्यास करता है तो वही रटना है। किंतु यदि कोई बात एक बार समझ में आ जाए और उसका 1, 2 बार 4 बार अभ्यास करना, वो रटना नहीं है, क्योंकि उसका मूल या सिद्धांत हमारे समझ में आ चुका है। इसलिए रटना हमारे लिए खुद बोझ है, हमारे दिमाग में तनाव, टेंशन ये उत्पन्न करता है। इसलिए कृपया करके रटने से बचें, है ना, और कोशिश करें कि किसी बात को समझने का प्रयास करें। यदि समझ में नहीं आती है तो सूचित कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आपको पढ़ाने वाले कोई भी सर हों, आप उन्हें सूचित जरूर करें कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। ज़रा यहाँ ध्यान देंगे, परिमाण यहाँ 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। 10 की घात के रूप में हम क्यों करते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे गणित में, थोड़ा सा मूल। जैसे परिमाण यहाँ पर जो दिए गए हैं वो पहले 10 पे घात 1 अर्थात 10, 10 पे घात 2 अर्थात 100, 10 पे घात 3 यानी 1000। इसके बाद हम इकाई दहाई पढ़ना थोड़ा कठिन समझते हैं, इसलिए यहाँ पर केवल 10 की घातों को देख के परिमाण का अनुमान लगा लेना है। जैसे 10 पे घात 1, 2, 3 तो क्रमशः घाते हैं, उसके बाद 3 के गुणज हैं, गुणज यानी 3 का पहाड़ा। जैसे 3, 10 पे घात 3, 10 पे घात 6, 10 पे घात 9, 10 पे घात 12, 10 पे घात 15, 18, 21 और 24 तक, यानी 3 के गुणज में हमें परिमाण मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहला बड़ा पूर्व लग्न है डेका, जिसका परिमाण होता है 10 और इसे स्मॉल डी और स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। प्रतीकों का बड़ा महत्व है, उसी लेटर में व्यक्त करना है जो आपको कहा जा रहा है। दूसरा 10 पे घात 2 परिमाण वाला पूर्व लग्न है जिसका नाम है हेक्टो।
इसको स्मॉल h से व्यक्त करते हैं। 10 पे घात 3 परमाणु वाला है किलो, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है ना। अपन व्यवहार में किलो शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। किलो को स्मॉल के से शो करते हैं। इसके बाद है मेगा। मेगा यानी 10 पे घात 6 परमाणु वाला एक पूर्व लग्न, जिसको कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। मेगा भी हम बहुत ज़्यादा प्रचलित में इस्तेमाल करते हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम के आगे लगा देने पर किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। ठीक है। इसी प्रकार से MB, आजकल सुना होगा MB। ठीक है, मोबाइल में हम डाटा इस्तेमाल करते हैं तो MB के रूप में। M का मतलब मेगा, मेगा माने 10 पे घात 6। इसी प्रकार गीगा या जीगा, इसको गाइगा भी बोल देते कई लोग, या गीगा, तो इसको हम G के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल G। इसका परमाणु होता है 10 पे घात 9। ठीक इसी प्रकार 10 पे घात 12 परमाणु वाला जो पूर्व लग्न है वो है टेरा। इसे कैपिटल T से व्यक्त करते हैं। इसके बाद पेटा, जिसका परमाणु 10 पे घात 15 होता है, इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। एक्सा, जेटा, योटा, इनके परमाणु बहुत अधिक हैं, प्रचलन में कम आते हैं। फिर भी एक्सा यानी 10 पे घात 18, इसे कैपिटल E से व्यक्त करते हैं। जेटा, इसे 10 पे घात 21 अर्थात जेट से शो करते हैं। और योटा सबसे यहाँ पर ज़्यादा परमाणु वाला एक प्रीफिक्स है, जिसका परमाणु 10 पे घात 24 है, इसे कैपिटल Y से प्रदर्शित करते हैं। ये कुछ बड़े पूर्व लग्न हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। इनमें से 3 हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किलो, मेगा और जीगा। इस प्रकार कुछ छोटे पूर्व लग्न हैं जिनका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे एक ही नाम के मात्रक के आकार को घटाएंगे। मान लीजिए मीटर, तो हम मीटर के आगे लगा सकते हैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। तो आकार बहुत छोटा होता चला जाएगा, लेकिन लंबाई ही मापी जाएगी। मात्रा का नाम इन्हीं से बदल जाएगा। लेकिन इसी को हम किलोग्राम, जैसे ग्राम क्या लगा दें तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम ऐसा बन सकता है। माने बहुत छोटा वजन, ना कि क्या बराबर। तो छोटे पूर्व लग्नों में जो 10 पे घात -1 का परमाणु है, यानी 1/10 का, उसे डेसी कहते हैं। तो किसी भी मात्रा का 10वां भाग है डेसी, इसे स्मॉल d से व्यक्त करते हैं। सेंटी यानी 100वां भाग, जैसे 1/100 अर्थात 10 पे घात -2 परमाणु वाले पूर्व लग्न का नाम है सेंटी, इसे स्मॉल c से व्यक्त करते हैं। 10 पे घात -3 अर्थात 1000वां भाग, इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। और मिली कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में हम रखते हैं, सेंटी और मिली। 10 पे घात -6 परमाणु वाला माइक्रो, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और 10 पे घात -9 परमाणु वाले मात्रक को नैनो, इसे n से व्यक्त करते हैं। 10 पे घात -12 परमाणु वाला पिको, इसे स्मॉल p से व्यक्त करते हैं। 10 पे घात -15 बहुत छोटे मात्रक हैं, अभी ये इनका इस्तेमाल बहुत कम होगा, फिर भी हमें जानना चाहिए। 10 पे घात -15 परमाणु वाला फेमटो, जिसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। इसी के बाद एटो, 10 पे घात -18 परमाणु वाला, इसे स्मॉल a से व्यक्त करते हैं। 10 पे घात -21 परमाणु वाला जेप्टो, इसे स्मॉल z से। और अंत में योस्टो, 10 पे घात -24 परमाणु वाला, इसे स्मॉल y से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि SI सिस्टम में प्रीफिक्स हमारे एक ही मात्रक के आकार को बढ़ा या घटा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ प्रचलित मात्रकों से हम आपको समझाते हैं और इनको बदलना भी बड़ा आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 किलोग्राम, तो 1 इसका परिमाण है, किलोग्राम इसका मात्रक है। तो निश्चित रूप से अगर हम यहाँ ग्राम ही लिखे रहें तो के प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का एक परिमाण होता है। तो प्रीफिक्स जिसको हम किलो कहते हैं, इसका परिमाण है 10 पे घात 3। तो यदि यहाँ से हम के हटाते हैं अर्थात किलो हटाते हैं, तो उसके स्थान पे हम लिखेंगे 10 पे घात 3 ग्राम अर्थात 1000 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब है
कि 1 किलोग्राम एक बड़ा मात्रक है और ग्राम एक छोटा मात्रक है, क्योंकि इसमें 1000 परमाणु हैं ग्राम के साथ, इसमें केवल 1 परमाणु है किलोग्राम के साथ। तो किलोग्राम बड़ा मात्रक हुआ और ग्राम छोटा। ठीक इसी प्रकार बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अपन बिजली बनाने के कारखानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनका 250 मेगावाट MW सुना होगा। तो M यानी कि 10⁻⁶। तो अगर हम मेगा शब्द को यहाँ से हटाते हैं, ये प्रीफिक्स है, तो उसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 250 गुणे 10⁻⁶ वाट। ठीक है, वाट शक्ति नापने की इकाई है। ठीक है, अर्थात विद्युत शक्ति का मापन वाट में, मेगावाट में किया जाता है। तो जहाँ उत्पादन होता है वहाँ बड़े मात्रक की आवश्यकता होती है, जहाँ घरेलू उपयोग होता है वहाँ छोटे मात्रक जैसे वाट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मूल राशि और मात्रक या व्युत्पन्न राशि या मात्रक एक ही रहता है। मान लो शक्ति का मात्रक ऐसा ही पद्धति में वाट है, तो वाट के आगे हम इन प्रीफिक्स को जोड़ के इसी के मात्रक को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे किलोवाट तो KW, अर्थात K का मतलब 1000 वाट या 10⁻³ वाट, जबकि मेगावाट अर्थात 10⁻⁶ वाट। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इस मात्रक को बड़ा करें, छोटा करें, ये सब संभव है। तो इसलिए SI पद्धति हमें बहुत सरलता से एक ही भौतिक राशि के एक मात्रक को दूसरे मात्रक में परिवर्तित करना सिखा देती है। यहाँ से एक बात और समझ में आती है जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बन जाती है। ठीक है, जैसे एक बात, जैसे यहाँ पर लिखा है परमाणु, परमाणु को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और दूसरी तरफ गुणा में लिखा है इकाई, यूनिट। निश्चित रूप से परमाणु और यूनिट दोनों का गुणा नियत होता है हमेशा। इसका मतलब अगर हम इकाई बड़ी लेते हैं तो परमाणु घटेगा और इकाई छोटी लेते हैं तो परमाणु बढ़ेगा। जैसे हमने लिखा 1 तो परमाणु छोटा है और इकाई बड़ी है किलोग्राम, है ना। ठीक इसी प्रकार अगर हम परमाणु बढ़ाते हैं तो मान लीजिए हमने लिखा 10⁻³ अर्थात किलो, तो इकाई बढ़ जाती है। जैसे 1 किलोग्राम है तो 10⁻³ इकाई छोटी हो जाती है, सॉरी। तो इसका मतलब है 10⁻³ ग्राम। तो यहाँ परमाणु बड़ा है तो इकाई छोटी है, यहाँ परमाणु छोटा है तो इकाई बड़ी है, लेकिन सभी काम 10 की घात के रूप में हो रहा है ना। इसलिए SI पद्धति हमारे लिए एक बहुत उपयोगी पद्धति बन जाती है, जिसकी मूल 4 विशेषताएं जो हम आपको गिनवा चुके। सबसे पहला यह है भौतिक राशि, एक ही भौतिक राशि का, यह पद्धति एक ही भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक रखती है, जिसमें हमें किसी प्रकार की शंका ना हो। दूसरा, यह संबद्ध प्रणाली है, अर्थात जितने भी व्युत्पन्न मात्रक हैं उन्हें मूल मात्रकों की सहायता से बड़ी आसानी से मापा जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता यह सर्वमान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान प्रणाली है। और चौथी विशेषता, इसमें एक ही भौतिक राशि के जो एक ही मात्रक को छोटा अथवा बड़ा किया जा सकता है कुछ पूर्व लग्न के द्वारा, जो कि बड़े भी हो सकते हैं, बढ़ाने के लिए अलग हैं और घटाने के लिए अलग। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। यदि हम इस टेबल को नज़रअंदाज करते हैं तो आगे जाके हमें मात्रकों को परिवर्तित करना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को जितना हम महत्व देंगे, बड़ी चीज़ें उतनी ही आसान होंगी। अगर हम बड़ी चीज़ों को रटने का प्रयास करेंगे, जैसा हम पहले बीच में बात कर चुके हैं, तो आपका मस्तिष्क तनाव में रहेगा, आप कभी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए यदि हमारी बात को माने तो पढ़ाई में पहली आवश्यकता होती है धैर्य की, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं होती, है ना। दूसरी, धैर्य से किसी बात को समझने की, और तीसरी सबसे बड़ी बात, समझ के बाद केवल प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास की। तो अध्ययन
3 चीज़ों पर बहुत आसानी से सरल हो जाता है। पहला धैर्य, जल्दबाजी नहीं, दूसरा समझ और तीसरा अभ्यास। इन तीनों के जोड़ने से फिर आपकी गति अपने आप बहुत अधिक हो जाएगी, जो आप खुद नहीं रोक पाएंगे, और यही विकास है। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए आज हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।